अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में दिल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल NICD में मुफ्त इलाज और अद्वियात हासिल करना तो मुश्किल था ही, मगर अब OPD के लिए टोकन हासिल करना भी सबर आजमा इम्तिहान बन गया है। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों से अपने बच्चों के इलाज के लिए आने वाले वालिदैन 20-20 घंटे कतार में खड़े रहने पर मजबूर हैं। कार्डियो अस्पताल के बाहर सुबह से रात गए तक सैकड़ों की तादाद में बेबस वालिदैन की कतारें हमारे निजाम पर सवालिया निशान बन रही हैं। मजीद बता रहे हैं हनीफ मांजोटी, जो इस वक्त कार्डियो अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। जी हनीफ मांजोटी, आगाह करिएगा इस हवाले से। जी, इस वक्त हम कराची के सबसे बड़े जिना हॉस्पिटल के साथ ही बच्चों के दिल के वार्ड के पास खड़े हैं। NICD के पास आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो एक लंबी कतार लगी हुई है लोगों की, जो अपने बच्चों के इलाज के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। यहाँ लोगों से हमारी बात हुई है, वो जो है कल सुबह से आए हुए हैं और अब तक इनकी बारी नहीं आई है। मुख्तलिफ मसाइल हैं इनके, कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई कहाँ से। अक्सरियत यहाँ के जो है वो कराची से बाहर के आए हुए हैं, जो सुबह से आए हुए हैं और अब तक दूसरी सुबह होने को है, लेकिन अभी तक इनकी बारी नहीं आई है। हमारे साथ एक बच्चे के साथ जो है इनका फादर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और उनको अभी तक जो है टोकन मिला है या नहीं मिला और उनका क्या कहना है। जी, आप कुछ बताएंगे? सर, हम लोग आए हैं, यहाँ पर टाइम नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, ना कोई रूल है इनका। यहाँ कोई कहाँ से है, कोई पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं। कोई सुबह के 6 बजे है, कोई 7 बजे गया, यानी 24 घंटे बैठे होते हैं तो 48 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई रूल नहीं है। मुझे तकरीबन अभी 18 घंटे हो रहे हैं। 18 घंटे जी सर, मैं आया हूँ यहाँ हबरी रोड से, अब चौकी से। जी, आपने सुना, ये जो लोग हैं इनका कहना है कि हम कब से आए हुए हैं, हमें सिर्फ अपने बच्चे का चेकअप करवाना है और अभी तक हमारी दाद रसी नहीं हो रही। यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं जो इंतहाई परेशानी के आलम में हमने देखे हैं। अब पता नहीं इंसामिया का क्या मामला है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने बताया कि इंसामिया के जो लोग बैठे हुए अंदर, वो जो है मोबाइल फ़ोन पर जो है खेल रहे होते हैं, लेकिन हमारी दाद रसी नहीं करते। जी, हनीफ मांजोटी हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से, आपका बेहद शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सूडान में हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की कोशिश नाकाम बना दी गई। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में फौजियों की एक ग्रुप ने बास फौजी गाड़ियों पर कब्जे के बाद हुकूमत पर हमले की नाकाम कोशिश की है। सरकारी टेलीविजन और रेडियो चैनल्स ने लाइव नशरियात को रोक कर आवाम से हमले के खिलाफ रद्द अमल पेश करने की अपील की है। मुल्क के सरकारी ज़राए अबलाग ने भी जारी करदा ऐलान में कहा है कि दारुल हुकूमत के इलाके उन दरमान में फौजियों एक ग्रुप ने बास फौजी गाड़ियों पर कब्जे के बाद हुकूमत पर हमले की कोशिश की है। हमले की कोशिश करने वाले 40 फौजी अफसरान को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी जानिब कनाडा में आम इंतखाबात के इब्तदाई नताइज के मुताबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली है। जस्टिन ट्रूडो का तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का वाज़े इम्कान है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी 156 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी 121 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा में हुकूमत बनाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की 368वीं नशस्तों में से 170 नशस्तों पर कामयाब होना ज़रूरी है। बाज़ इलाकों में वोटों की गिनती जारी है। दूसरी जानिब कनाडा की अहम मुखालिफ पार्टी कंजर्वेटिव ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। कनाडा में इंतखाबात 2 साल बाद होने थे, मगर जस्टिन ट्रूडो के ऐलान के बाद 20 सितंबर को कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुंतकिद किए गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा है कि अफगानिस्तान में मुसल्लह कार्रवाई के बाद सिफारतकारी के नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि स्ट्रेटेजिक मुफादात के लिए इत्तेहादियों के साथ काम कर रहे हैं। अमरीका दुनिया भर में कोरोना से निमटने के लिए $15 अरब खर्च कर चुका है। और इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में अपने खिताब में कहा कि अमरीकी अवाम की जानिब से कांग्रेस की इमारत पर हमले की तारीखी मनाजिर और अमरीकी तैयारे से अफगान शहरियों के नीचे गिरने के मनाजिर यानी कैपिटल हिल से लेकर काबुल तक पूरी दुनिया को एक ही पैगाम मिला है। अफगानिस्तान के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अकेले तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला नहीं करेगा, बज़ाब्ता तस्लीम करने से मुतालिक पड़ोसी ममालिक को देखते हुए फैसला करेंगे। बरतानवी
برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان دیگر پڑوسی ریاستوں کے ساتھ مل کر اس بات پر فیصلہ کرے گا کہ طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا جائے یا نہیں. If they do not have an inclusive government and gradually it descends into a civil war, which if they do not include all the factions, sooner or later they will, they will have again a sort of a civil war. وزیر اعظم عمران خان نے طالبان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ جامع حکومت تشکیل دیں. اگر ایسا نہ کیا گیا تو افغانستان کے خانہ جنگی کی طرف جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے. افغانستان دہشت گردوں کے لیے ایک آئیڈیل مقام ہے جو پریشان کن ہے. A chaotic Afghanistan, ideal place for terrorists, because if there's no control or if there's fighting going on, and that is our worry. خواتین کے حقوق کے حوالے سے سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں طالبان خواتین کو تعلیم کی اجازت دے دیں گے. طالبان کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کو مرحلہ وار قومی دھارے میں شامل کریں گے. If he'll give them time and they will assert their rights. How much time? Years? A year, 2 years, 3 years. At the moment, 3 years. But at the moment, John, it's just too early to say anything. وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں خانہ جنگی پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہوگی. پاکستان کے لیے مہاجرین کو سنبھالنا ایک مسئلہ بن جائے گا. سب کو ساتھ لے کر چلنے سے افغانستان میں پائیدار امن ممکن ہوگا. افغانستان میں قیام امن کے لیے عمران خان کی کوششیں قابل ستائش ہیں. پاکستان، چین، قطر اور دیگر ممالک کی امن کی کوششوں کی تائید کرتے ہیں. ترجمان امارات اسلامی ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا. افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ ہی ہم افغانستان میں کسی ملک کی مداخلت چاہتے ہیں. جبکہ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کا پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کا بیان حوصلہ افزا ہے. فیصل بن فرحان نے کہا کہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع قرار دے دیا. سعودی وزیر خارجہ کے ثالثی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں. UN سیکرٹری جنرل نے بھی منعقد بار ثالثی کی پیشکش کی ہے. پاکستان نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی ہر پیشکش کا خیر مقدم کیا. بھارت نے ہمیشہ ثالثی کی پیشکش کو مسترد کیا. ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیر سے متعلق UN قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیتا ہے. سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر بلال اکبر نے ہائل ریجن کے گورنر پرنس عبدالعزیز بن سعد بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے، جس میں پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر ہائل نے ریجن میں پاکستانی ورکرز کے کردار کو سراہا اور مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. پاکستانی سفیر بلال اکبر نے سعودی عرب کے قومی دن پر مبارکباد بھی پیش کی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سے ٹیم کیوں بلائی، کس کے کہنے پر بلائی، خطرات کیا تھے. وزیر خارجہ نے نیوزی لینڈ کی حکومت کو مراسلہ لکھ دیا. پاکستانی سفیر نے دفتر خارجہ میں احتجاجی مراسلہ پہنچا دیا. حکومت پاکستان نے نیوزی لینڈ سے ٹیم کو لاحق خطرے کی نوعیت اور اس سے جڑی معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور بغیر بتائے ٹیم واپس بلانے پر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے. اٹھارہ سال بعد آئی اور بغیر بتائے کیوں چلی گئی. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی اچانک واپسی پر پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کرا دیا. احتجاجی مراسلہ نیوزی لینڈ کی وزارت خارجہ کے حکام کے حوالے کر دیا گیا. مراسلے میں اچانک دورے کی منسوخی اور ٹیم واپس بلانے کے محرکات کا پوچھا گیا ہے. احتجاجی مراسلہ پاکستانی سفیر نے نیوزی لینڈ کی وزارت خارجہ میں پہنچایا. پاکستان نے خطرے کی نوعیت اور اس سے جڑی معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم 3 ون ڈے اور 5 T20 میچز کی سیریز کے لیے 11 ستمبر کو 18 سال بعد پاکستان آئی. 17 ستمبر کو پہلے ون ڈے سے قبل کیویز نے سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا. کرکٹ نیوزی لینڈ کے مطابق خطرے کی اطلاع 5 آئیز کی جانب سے ان کی حکومت کو دی گئی. نیوزی لینڈ کے دورے کی منسوخی کو جواز بنا کر انگلینڈ نے بھی مینز اور ویمنز ٹیموں کے دورے پاکستان سے معذرت کر لی. 2002 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کراچی میں بم دھماکے کے بعد واپس لوٹ گئی تھی. 2003 میں 5 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے پاکستان آئی تھی.
और दूसरी जानिब बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि बरतानवी हाई कमीशन ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पर कोई मशवरा नहीं दिया। ये फैसला इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किया गया है। क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि पाकिस्तान से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी तब्दील नहीं हुई। I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. Mujhe afsos hai. This was a decision made by the ECB, which is independent of the British government, based on concerns for player welfare. The British High Commission supported the tour, did not advise against it on security grounds, and our travel advice for Pakistan has not changed. I have been a champion of international cricket's return to Pakistan and will redouble my efforts in advance of England's autumn 2022 tour. मैं उम्मीद करता हूँ that we'll soon hear the roar of full cricket stadiums again. आखिर में जीत क्रिकेट की होगी। जबकि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का पाकिस्तान का दौरा ना करना हाइब्रिड वॉर से जुड़ा हुआ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत तो अदा करनी पड़ती है, लिहाजा सर ऊंचा रखना है तो इसकी कीमत भी है। कौमों को इस तरह की कीमत, ये तो बड़ी छोटी कीमत है, अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। खाली पीटीवी का तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है इस सारे मामले में। लॉयर से भी बातचीत शुरू की है, इनको जो है वो हम किस तरह से अदालत में लेके जा सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन आरिफ अब्बासी ने रमीज राजा के बयानात को आड़े हाथों ले लिया और तनकीद करते हुए कहा कि रमीज राजा को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे। अब वेस्ट इंडीज की टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी। अरे वेस्ट इंडीज भी नहीं आएगा। अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये तो स्मॉल इफेक्ट होएगा ना इसका। इनने ये भी रियलाइज नहीं किया। आप फिर आइसोलेशन में जाएंगे। अरे यार ये नहीं करना था इनको, ये बहुत बड़ा गुनाह किया इनने पाकिस्तान का नाम गटर में डाल के छोड़ दिया। ये इतना बड़ा जो हादसा कभी हुआ ही नहीं है। सियासी मंजरनामे का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदादें फिल फौर फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। एवन फील्ड केस में आयद 8 मिलियन पाउंड की रिकवरी का आगाज कर दिया गया। एवन फील्ड केस में सजा पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को केस में 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड का जुर्माना किया गया था। नैब लाहौर ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स को काबिल फरोख्त जायदादों की तफसीलात से भी आगाह कर दिया गया। लाहौर में नवाज शरीफ के 940 कनाल, मूजा मांग में 2 मरला, मूजा बदोकी सानी में 12 मरला, मूजा माल में 103 कनाल 6 मरला अराजी को फरोख्त करने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर में 312 कनाल 14 मरला मूजा सुल्तान के हाउस नंबर 135 अपर माल और दीगर जायदादों में 14 कनाल ज़रई अराजी वाक़े मूजा मंडियाली शेखोपुरा को फरोख्त करने का भी हुक्म दिया गया। एवन फील्ड केस में मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा हुई थी। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर को 1 साल की कैद सुनाई गई थी। जुर्माने की मौजूदा वैल्यू 1 अरब 85 करोड़ रुपए के करीब है। मुकम्मल रिकवरी न करने की सूरत में मजीद असासे तलाश किए जाएंगे। तारीख में पहली मरतबा किसी साबिक वजीर आजम से जुर्माना की वसूली के लिए अमल दरामद कराया जा रहा है। नैब लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुस्लिम लीग नवाज का रद्द अमल आ गया। मरियम औरंगजेब ने नैब की प्रेस रिलीज को वजीर आजम हाउस की प्रेस रिलीज करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल में एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। ब्लैकमेल करके चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। ये प्रेस रिलीज जो आज जारी की गई है, ये प्रेस रिलीज नहीं, ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरखास्त है। वो इसलिए कि इस प्रेस रिलीज का जो 80% हिस्सा है जो नवाज शरीफ है, तो इमरान खान का सियासी एजेंडा है। वो फैसला जो जजों को उनकी वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करके दिलवाया गया, उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए नवाज शरीफ की जायदाद की रिकवरी की जा रही है। 1 दफा पंजाब के वजीर आला, 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम मुंतखब सिलेक्टेड नहीं, उसके खिलाफ एक धेले की करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा सकते। इमरान साहब के हुक्म के ऊपर तमाम ATM माफिया, बिजली गैस माफिया, आटा
चीनी माफिया चोरी करता है, डाके डालता है, और दिन थोड़े हैं इन लोगों के, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तक जान चुकी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मुल्तान डिवीज़न के इजलास से खिताब किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया ही हमारी पहचान है, बयानियों की तजाद का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही तवज्जो देनी चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि अगला इलेक्शन नून लीग का है, इसलिए हमें मजबूती और इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ना होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अगर बयानिया पास ना होता तो हम में और दूसरी जमातों में कोई फ़र्क ना होता। जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहती हैं हुकूमत के पोल खुल रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है। अगर नून लीग ने थोड़ी सी कमजोरी दिखाई तो ये हम पर चढ़ दौड़ेंगे। हमजा शहबाज बोले, नाअहल हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का हर वार नाकाम हो चुका है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं चीफ रिपोर्टर अब्बास हैदर नकवी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुल्तान डिवीजन का इजलास हुआ। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि हुकूमत धांधली के जरिए दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। कारकुन इलेक्शन को चोरी होने से बचाने के लिए अभी से तैयारियां मुकम्मल कर लें। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने कहा कि नाअहल हुकूमत ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया है। नून लीग के खिलाफ मुकदमात में कुछ साबित नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ गया है, लेकिन कौम को किफायतशारी का दर्स दिया जा रहा है। चीफ रिपोर्टर अब्बास हैदर नकवी, GTV न्यूज, लाहौर। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा बढ़ाने के लिए नैब अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, नैब की अपील कैसे सुने। अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ा बढ़ाने की नैब अपील पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने बताया कि अदालत ने नवाज शरीफ को कसूरवार पाया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा नहीं दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर नवाज शरीफ मौजूद ही नहीं तो आपकी अपील कैसे सुने। अदालत ने कहा कि एक खुलासा बनाकर आइंदा समाअत पर पेश करें। केस की समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सानेहा मवाज गोट पाकिस्तान पर हमला है। जमात इस्लामी की कश्मीर रैली पर दस्ती बम हमला किया गया, जो हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मुतालिबा किया कि कातिलों और उनके नेटवर्क को गिरफ्तार किया जाए। अगर मुजरिम कार्रवाइयाँ करते रहेंगे तो फिर क्यों इतनी बड़ी रकम हुकूमती इदारों पर खर्च की जा रही है। मुकर्रम मस्जिद से हम अपनी रैली जो दायरे के उस मौके पर थी जब 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने कश्मीर में लॉकडाउन लगाया था और कश्मीर को अपना हिस्सा करार दिया था, तो उसका 1 साल जब मुकम्मल हुआ था तो जमात इस्लामी ने एक रैली निकाली थी। उस रैली के ऊपर भी इसी तरह ग्रेनेड से हमला हुआ था कि अगर हम 14 अगस्त की आज़ादी के मौके पर भी हम अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो फिर ये सब क्या है, इतना बड़े अखराजात क्यों होते हैं और क्यों जो है वो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची ने सूबाई वजीर जेल खानाजात एजाज जाखरानी का हैक शुदा ऑफिशियल फेसबुक पेज रिकवर करके बहाल कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम इमरान रियाज के मुताबिक सूबाई वजीर एजाज जाखरानी की दरख्वास्त में 9 सितंबर से हैक अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज को बहाल कराने का कहा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हैक शुदा फेसबुक पेज रिकवर करा दिया गया है, जबकि हैकर्स की गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। एडिशनल डायरेक्टर के मुताबिक हैक किए जाने के बाद से पेज पर गैर इखलाकी वीडियो शेयर की जा रही थीं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सिंध असेंबली में अपोजिशन अरकान ने लियारी के इलाके में गटर में गिरने से बच्चे की मौत का मामला उठाया और शदीद एहतजाज किया। MQM के मोहम्मद हुसैन ने कहा कि अवामी मसाइल ऐवान में पेश करने से मुसलसल रोका जा रहा है। तफसीलात मुलाहिजा कीजिए इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली इजलास में लियारी के मसाइल की गूंज। अपोजिशन अरकान ने लियारी में गटर का ढक्कन न होने से बच्चे की मौत का मामला उठाया और एहतजाज किया। ऐवान में एहतजाज थमा तो अजीम बुजुर्ग सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद पेश की गई। आलम इंसानियत के मोहसिन शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स के हवाले से रेजोल्यूशन इनको न सिंध से मोहब्बत है न शाह लतीफ से मोहब्बत है। मुझे पता है इनको ये गटर ढकने उठा के इधर आते हैं। MQM के रुकन
मोहम्मद हुसैन ने कहा कि 6 दिन के इजलास पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि अरकान के बिल, करारदादें और तहारीक पेश करने से रोका जा रहा है। किस तरीके से इंतहाई अहम नौइयत की करारदादें, प्रिविलेज मोशन, तहरीक इल्तवा और हमारे प्राइवेट जो बिल्स हैं उन्हें असेंबली में आने से रोका जा रहा है। हुकूमत को इस बात की कतई कोई परवाह नहीं कि रोजाना 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, 25 लाख के एवज असेंबली में कोई ना कोई काम होना चाहिए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। और जामिया कराची में इमामी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यौम हुसैन का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा कराम समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने खिताब किया। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जामिया कराची यूनिट की जानिब से सालाना यौम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीबात का एहतमाम किया गया। पहली नशिस्त का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। मौलाना मोहम्मद अब्बास वजीरी का बात करते हुए कहना था कि इमाम हुसैन ने कभी इंसानों को फिरकों में तकसीम नहीं किया। हर आजाद ज़मीर की ख्वाहिश होती है कि मैं हुसैन से मिलूं, हुसैन से वाबस्ता रहूं, हुसैन से ताल्लुक कायम करूं। तकरीब से मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी का शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि इमाम हुसैन के चाहने वाले कभी जालिम के साथ खड़े नहीं होंगे। कुरान मजीद ने इस आयत मुबारका के अगले हिस्से में फरमाया, फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो मेरी इस भेजी हुई हिदायत पर कायम रहेगा। तो ये जो रफ्ता रफ्ता इस्लामी तसव्वुरात को महदूद करते करते मसलकी दायरों में बंद किया, मसलकी दायरों के बाद फिर हमने इनफरादी दायरों में बंद कर लिया। जामिया कराची में मुनक्किदा यौम हुसैन के मौके पर जामिया के तुलबा ने कहा कि हुसैनियत को फिरकों और मसलकों में बांटना दुरुस्त नहीं। इस यौम हुसैन का पैगाम इसके उन्वान से ही जाहिर है कि इमाम हुसैन महवर इत्तेहाद, और जो मकसद करबला है, जो इमाम हुसैन का मकसद था, वो एक ह्यूमैनिटेरियन मोरल, एक ह्यूमैनिटेरियन पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, जालिम के खिलाफ खड़ा है, मजलूम का साथ देना है। इमाम हुसैन ने भी यही पैगाम दिया था कि हक के साथ खड़े रहो और बातिल के खिलाफ खड़े हो जाओ, और यही क्या ये पैगाम आज क्या पूरे पाकिस्तानी और दरसगाह में एक ऐसे क्या इमाम हुसैन के नाम पर प्रोग्राम होने का मकसद ही यही है कि आज का नौजवान इतना बाशऊर है। तकरीब में असातिज़ा, तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन उवैस दाऊद के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। जराइम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि मियां चुल्लू में बाअसर अफराद का चरवाहे पर बदतरीन तशद्दुद से चरवाहे का हाथ टूट गया। पुलिस ने उल्टा गरीब चरवाहे पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। गांव 60-15L में मामूली तलकलामी पर मुल्जिमान सफदर, अशरफ, अकबर और दीगर ने इम्तियाज नामी चरवाहे पर लोहे की रॉड से हमला किया। पुलिस ने उल्टा जख्मी चरवाहे पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करके अपनी हिरासत में रखा। इम्तियाज का कहना है कि सब इंस्पेक्टर अजहर तशद्दुद करके मुल्जिमान से सुलह के लिए दबाव डालता रहा। अदालती हुक्म पर जख्मी चरवाहे को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शेखुपुरा से कमसिन मुग़वी बच्चे को 20 घंटों के अंदर बाजियाब करा के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मौसर और बरवक्त एक्शन पर शहरियों ने पंजाब पुलिस अफसरान को फूलों से लाद दिया। मुरीद के से अगवा होने वाले 6 साला मुनीब के वालिदैन ने मुल्जिमान ने 20 लाख रुपए तावान तलब किया था। बाकायदा प्लानिंग से उन्होंने किया था, बड़ी देर से एक जामे इन्होंने हिकमत अमली करके उसके बाद किया था। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा रिकवर हो गया है, क्योंकि ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो ज़्यादा नाड़ी होते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि फिर वो अपनी डेस्परेशन में कोई ऐसा कदम उठा बैठते हैं जिससे वापसी फिर नहीं होती। खानेवाल में दोस्त ने अपने ही दोस्त को फायरिंग करके जख्मी कर डाला। वाक़या गांव चक नंबर 4510R में पेश आया, जहां मोहम्मद शहबाज और उसके दोस्त मोहम्मद नवीद ने मामूली तलकलामी हुई, जिस पर मुल्जिम शहबाज ने मोहम्मद नवीद को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 1112 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। थाना सदर पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब पुलिस के लिए सरदर्द बनने वाला दर्जनों मोटरसाइकिल की चोरी में मुलव्विस माहिर ज़ईफ़ुल उम्र आखिरकार गिरफ्तार हो गया। रोड़ी पुलिस मच्छर कॉलोनी से गिरफ्तार मुल्जिम दीन मोहम्मद ने मज़ीद तफ्तीश कर रही है। गिरफ्तार मुल्जिम हर वारदात के बाद पुलिस को जल देकर फरार हो जाता था। मुल्जिम के कब्जे से मोटरसाइकिल, चोरी के आलात भी बरामद कर लिए गए हैं।
اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی پارکنگ میں لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ، متاثرہ لڑکی کی درخواست پر تھانہ کراچی کمپنی میں مقدمہ درج کر کے میڈیکل کروا لیا گیا۔ دوسری جانب لاہور میں سرعام قتل کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مفرور اشتہاری کو رواں سال مکہ کالونی میں سرعام فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گارڈن ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مفرور اشتہاری ملزم سرور کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کو مزید تفتیش کے لیے نصیر آباد انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ شکارپور میں غیرت کے نام پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ گاؤں اللہ داد میں جاکھرانی قبیلے کے 2 گروپوں میں غیرت کے نام پر دشمنی چلی آ رہی تھی اور تازہ واقعے میں فائرنگ کر کے مزید 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ علاقے میں کشیدہ صورتحال کے باعث پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ وزیر آباد میں وارداتوں کا سلسلہ نان اسٹاپ جاری ہے۔ علاقہ گکھڑی سٹی محلہ شریف پورہ میں ڈکیتوں نے شہری کے گھر کا صفایا کر ڈالا۔ 26 لاکھ روپے مالیت کے تولہ طلائی زیورات، قیمتی گھریلو سامان اور 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شہری مبشر کا کہنا ہے کہ وہ شادی کی تقریب کے سلسلے میں اہل خانہ کے ہمراہ شہر سے باہر تھے۔ پولیس مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ لاہور میں دوست نے دوست کی جان لے لی۔ تھانہ برکی کے علاقے میں پولیس نے نوجوان کی لاش ملنے پر اندھے قتل کا ملزم گرفتار کر لیا۔ 15 سال کے ملزم نے طلحہ نامی نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ملزم رضا نوجوان طلحہ کی منگیتر میں دلچسپی رکھتا تھا اور چھریوں کے وار سے قتل کیا تھا۔ سوات میں تعلیمی بورڈ کے خلاف طلباء سراپا احتجاج بن گئے۔ امتحانی نتائج آنے پر کم نمبر حاصل کرنے والے طلباء سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کے باعث مین سیدو شریف روڈ کئی گھنٹوں تک بند رہا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ سوات بورڈ نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے منظور نظر طلباء کو نمبرز دے دیے، جبکہ میرٹ رکھنے والے طلباء کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ جھارکی میں پولیس کی درجنوں وارداتوں میں مطلوب ملزم جلال شیخ گرفتار ہو گیا۔ کینجو لنک روڈ پر فائرنگ کے تبادلے کے بعد ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ڈاکو چوری، ڈکیتی، موٹر سائیکل کی وارداتوں سمیت دیگر سنگین جرائم میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ ملزم سے اسلحہ اور میگزین برآمد ہوا ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سوات یوں تو اپنی خوبصورت وادی اور سرسبز میدانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، تاہم یہاں سے پایا جانے والا سبز پتھر زمرد دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ بین الاقوامی معیار کا قیمتی پتھر اپنی انفرادیت، رنگ اور باریکی کے لحاظ سے دنیا بھر میں شہرت کا حامل ہے۔ مزید احوال صلاح الدین کی اس رپورٹ میں۔ سوات یوں تو اپنی خوبصورت وادیوں اور سرسبز میدانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن سبز پتھر کہلانے والا ایک پتھر بھی اس علاقے کا پہچان ہے، جو نہایت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ قیمتی بھی ہے۔ دریائے سوات کے کنارے 182 ایکڑ رقبے پر پہلے اس کان سے نکلنے والے زمرد کی مانگ دنیا بھر میں ہے، مگر بدقسمتی سے ملک میں خاطر خواہ کٹنگ اور تراش خراش نہ ہونے کی وجہ سے سبز سونا کہلانے والا یہ قیمتی پتھر غیر ملکی منڈیوں میں اونے پونے داموں فروخت ہو رہا ہے۔ ریاستی سوات کی الحاق کے بعد اس کان کو جیم سٹون کارپوریشن کے حوالے کیا گیا، تب سے یہ ٹھیکیداروں کے رحم و کرم پر ہے۔ صلاح الدین، GTV نیوز، سوات۔ جنگ کے محکمہ داخلہ پنجاب اور پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ CPD سید منتظر مہدی بخاری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ CPD عمران اور دیگر نے عبوری آرڈرز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ وہ طے شدہ قواعد و ضوابط کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے۔ سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سالانہ انتخابات 2021-22 میں اتحاد فاؤنڈرز گروپ کے امیدواروں نے میدان مار لیا۔ امیدوار احمد امتیاز خان نے سب سے زیادہ 816 ووٹ حاصل کیے۔ اتحاد فاؤنڈرز گروپ کے ممبران کا کامیابی پر چیمبر میں جشن کا سما ہے اور کامیابی کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔
मर्दान बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक से ताल्लुक़ रखने वाली मैट्रिक की तुलबा कंदील ने मर्दान बोर्ड में 1100 में से 1100 नंबर लेकर पाकिस्तान में नई तारीख रकम कर दी। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने के ख्वाब आंखों में सजाए कंदील का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से है। कम वसाइल के बावजूद तुलबा ने दिन रात मेहनत करके साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। जबकि कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के मुलाजिमीन ने अपग्रेडेशन की मंजूरी पर खुशियां मनाने का अनोखा अंदाज अपना लिया। स्पीकर को दुल्हे की तरह तैयार किया और असेंबली पहुंचने पर नोट भी निछावर किए। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। पश्तून सकाफती लुंगी, गले में चमचमाते हार, ढोल की थाप, नोट और फूलों की पत्तियां। ये मंजर किसी दूल्हे राजा की बारात की आमद के नहीं, बल्कि ये मनाजिर स्पीकर की बलूचिस्तान असेंबली आमद के मौके के हैं, जो असेंबली स्टाफ की जानिब से प्रमोशन के बाद स्पीकर के एजाज में शानदार इस्तकबाल पर किए गए। इस मौके पर असेंबली स्टाफ बेहद खुश नजर आया। अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो से बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने जब भी ये यहाँ पर आए हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुका है, स्पीकर रह चुका है, उन्होंने जो है ना बलूचिस्तान असेंबली के मुलाजिमीन की हकूक की बात की है। हम उसको इसीलिए जो है ना खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो का कहना था कि मुलाजिमीन का हक है जो उन्हें दिया। आज जो खुशी है वो इन लोगों की खुशी है, उन लोगों के। ये नहीं है कि मैंने आज किया, 2016 में भी स्पीकर था, जान जमाली साहब ने इस्तीफ़ा दिया। जिनके जो काम होते थे मैं इनका हक बनता था, मैं कौन सा एहसान करने वाला या इनके लिए कोई एहसान किया। जो जायज़ इनका हक था हमने कोशिश किया, उनको मिलना चाहिए। मुलाजिमीन ने तरक्की की खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम की। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। और अजीम सूफी बुजुर्ग शाह लतीफ़ भटाई का सालाना 268वां उर्स मुबारक की तकरीबात ऑनलाइन नशर की जाएंगी। इस सिलसिले में आज सिंध भर में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरगाह सेक्रेटरी औकाफ और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का सरकारी सतह पर इफ्तिताह करेंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। सगड़ कचेरी, अदबी का कॉन्फ्रेंस और शाह लतीफ़ अवार्ड की तकरीबात ऑनलाइन समाजी राब्ते की वेबसाइट पर दिखाई जाएंगी। वेलकम बैक। खेल की दुनिया से खबर यह है कि नेशनल T20 के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। टिकट्स की कीमत 50 से 500 रुपए तक मुकर्रर की गई है। 2 मरहलों पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेला जाएगा। टिकट्स की फरोख्त bookme.pk पर शुरू की गई है। NCOC के मुताबिक 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी और तमाशाइयों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। PCB और ट्रांस ग्रुप का डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2021-22 के लिए मुआहदा हो गया। ट्रांस ग्रुप इंटरनेशनल गुज़िश्ता 2 दहाइयों से PCB के इश्तराक से डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और पाकिस्तान सुपर लीग के साथ मुंसलिक है और मुआहदे से पूरे सीजन के लिए ग्राउंड और स्पॉन्सरशिप के हुकूक ट्रांस ग्रुप इंटरनेशनल के पास होंगे। सीजन का आगाज़ 23 सितंबर से रावलपिंडी में शुरू होने वाले नेशनल T20 टूर्नामेंट से होगा। तीसरा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट कराची के अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में शुरू हो गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इवेंट का इफ्तिताह किया। ज़राए के मुताबिक शरीक आग टीमों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और सलामी दी। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान नेवी ने पंजाब को 0-3 गोल से शिकस्त दी। सुफियान ने 2 और मोहसिन साबिर ने 1 गोल स्कोर किया। तकरीब में PHF के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा, साबिक कौमी कप्तान ओलंपियन समीउल्लाह खान, ओलंपियन हनीफ, ओलंपियन नासिर अली समेत दीगर ओलंपियन साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। नेशनल बैंक एजाज का दिफा करेगी। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। आपको बताएं कि ऑल कराची कैप्टन मोहम्मद यूनुस, कैप्टन मोहम्मद अलीम और लाला मोहम्मद इरफान यादगारी फुटबॉल टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। रेलवे ग्राउंड पर खेले गए पहले मैच में जग्गू मेमोरियल ने गिजरी मोहम्मदन को 0-1 गोल से शिकस्त दी। दूसरा मैच मुकर्ररा वक्त में नूरानी स्टार्स और उस्मान शहीद फुटबॉल क्लब के दरमियान 1-1 गोल से बराबर रहा। उस्मान शहीद ने पेनल्टी किक्स के मरहले में ये मैच 2 के मुकाबले में 4 गोल से जीतकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
DMC साउथ विमेंस बॉक्सिंग कोचिंग कैंप का इनेकाद अली मोहम्मद कंबरानी बॉक्सिंग स्टेडियम का की ग्राउंड में किया गया। कैंप में मुख्तलिफ बॉक्सिंग क्लब्स की 55 से ज़ायद विमेन बॉक्सर्स ने शिरकत की। इंटरनेशनल बॉक्सर्स शेर मोहम्मद, यूनस कंबरानी, मोहम्मद अमीन और मूसा कंबरानी ने कैंप की निगरानी की। एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशा रब्बाब सैयद ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि विमेन एथलीट्स को बॉक्सिंग का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करें, उनके मसाइल को समझने और उनके हल के लिए खुद यहाँ मौजूद हूँ। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।